नदी का सबसे खूबसूरत रूप है यहाँ पर। धनुष का आकार लेती है चंबल केशवराय पाटन में। धनुष का आकार लेती है। बगैर धुला लट्ठा होता है ना सूती, उसको कैसे साफ किया जाता था, ये इसको जान करके आपको बड़ी हंसी आएगी। गोबर, ये बकरी की जो बैंगनियाँ रहती हैं बकरी की, इनको घोल करके इनका घोल बनाया जाता था। अच्छा, और 15 मिनट हमको नदी में लगे हैं। अब हम नाव में बैठेंगे। नाव में बैठकर उस पार भगवान केशवराय के मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि गाँव वासियों से हमारी बातचीत हुई, ग्रामीणों से बात हुई। उन्होंने ये चंबल नदी पर कभी हजारों की संख्या में आमदनी होती थी इस गांव में, क्योंकि यहाँ का मुख्य साधन था नाव। ये नाव इस पार से उस पार ले जाने का जो मुख्य साधन था, उसकी आय होती थी पूरे केवट समाज की। अब केवट समाज इस वजह से पीड़ित है, उपेक्षित है कि जो मुख्य साधन जो समाज का नाव है और नौका विहार है, ये खत्म हो गया है। अब फिलहाल बजरी का ये लोग काम करते हैं, जिसे कभी रवन्ना देकर सरकार ने मान्यता दी थी, लेकिन फ़िलहाल इसे अवैध घोषित किया गया है। अवैध घोषित है ये काम, जिस वजह से लोग इससे बजरी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की अपनी व्यवस्था है, पुलिस की अपनी परेशानियां हैं, सरकारी अपनी दिक्कतें हैं। हम अब रंगपुर से शुरू हुए हैं, हमारी नाव चल चुकी है। एक बार मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा विजुअल दिखाएं इस जगह के, कि जहां से हमने नाव चली है। नाव से हम आगे आए हैं, बच्चे नहा रहे हैं। दरअसल ये एक मुख्य पर्यटन स्रोत है, पर्यटन स्थल है इस जगह पर, कि नदी है। नदी जहाँ बहती है वहाँ का विकास करती हुई चलती है पूरी तरीके से। उसके तट पर जितने भी गांव बसते हैं, पानी मुख्य सोर्स है, जिसकी वजह से गांव विकसित होते हैं। कोटा शहर भी माँ चर्मण्यवती के तट पर बसा हुआ है। कोटा शहर पानी के लिए जाना जाता है, शिक्षा के लिए जाना जाता है, और वहाँ की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। हम उस पूरी सांस्कृतिक विरासत को, पूरी ऐतिहासिक जो कल्चर है यहाँ की, उससे आपको रूबरू कराएंगे पूरे दिन भर लगातार। लेकिन फ़िलहाल हमें चंबल नदी के तट पर, चंबल में हम नाव के द्वारा उस पार जा रहे हैं भगवान केशवराय पाटन के मंदिर पे, जिसका अपना महत्व है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि भगवान केशवराय का मंदिर जो नज़र आ रहा है वो इतना भव्य है। यहाँ का सूर्योदय 5:30 बजे सूर्योदय यहाँ पे होता है, जो सूर्योदय मनोहर है यहाँ का। मैं आपको फ़िलहाल वापस इतिहासकार फिरोज अहमद जी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हमें यहाँ के बारे में, इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। अब बताओ, आप क्या रंगपुर वाले कह रहे हैं कि यहाँ डाक बंगलो भी था पहले? हाँ है ना, अभी भी है, खंडर के रूप में है। मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले, खंडर के रूप में है डाक बंगला। पहला डाक बंगला है वो कोटा का। हाँ, क्योंकि 1817 में संधि हुई थी अंग्रेज़ों से। उसके बाद यहाँ एजेंसी हाउस बना बहुत बाद में, राम सिंह जी के पीरियड में। उसके पहले डाक बंगला बन गया था यहाँ। अंग्रेज़ों को खुली हवा, नदी का किनारा चाहिए, पानी पसंद करते हैं अंग्रेज़ लोग, तो डाक बंगला ये जगह बड़ी उनको अच्छी मनोरम लगी, तो यहाँ बना था उनके लिए। अच्छा। आज खंडर के रूप में है वो, और उसका स्थापत्य देखते ही बनता है। पहले कोई बिजली तो थी नहीं, तो इस तरह बनाया गया है कि उसमें चारों तरफ से बहुत अच्छी हवा आती है और ठंडा रहता है वो, उसमें ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। इस तरह इतनी मोटी दीवारें हैं उसकी, पर देखना अभी चारों तरफ बाग था उसके, बगीचा वो उजड़ गया हुआ भी है। पीछे एक छोटा सा जू है, चिड़ियाघर, जिसमें वो रंग बिरंगी चिड़ियाँ पालते थे एजेंट लोग, वो भी देखने के काबिल है। छोटे छोटे खन बने हुए पक्षियों के लिए, तो विशेष रूप से उसको देखना आज। और वैसे अभी ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में रहा कुछ साल तक, यहाँ पर उनका भंडार रहा, अब नगर विकास न्यास के अंडर में, लेकिन इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। जबकि इसका करें और इस गांव का भी विकास करें तो यहाँ पर्यटक आ सकते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ से जो मंदिर की लोकेशन दिखती है रंगपुर से, वो बहुत ही भव्य और रमणीक है। तो इसको विकसित करना चाहिए राज्य सरकार को, और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नदी का सबसे खूबसूरत रूप है यहाँ पर। धनुष का आकार लेती है चंबल केशवराय पाटन में। धनुष का आकार लेती है, धनुष का आकार लेती है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा गहराई है केशवराय पाटन के अंदर। अच्छा। और ये अति प्राचीन नगरी है, पुराना कस्बा है, और जब भी यहाँ कोई खुदाई होती है, कोई मकान बनता है, तो आज भी पुराना अवशेष यहाँ निकलते हैं।
ये यहाँ जैन धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का प्रचार प्रसार रहा है प्राचीन काल में। तो जैन धर्म और वैष्णव धर्म का जो प्रसार रहा है उसका क्या कारण है यहाँ पे, क्या मानना है? यहाँ पर दोनों धर्मों के मानने वाले मतावलंबी रहे, इसलिए यहाँ पर ये मिलते हैं। पूरे हाड़ौती के अंदर आपको जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का पूरा समन्वय संगम मिल जाएगा देखने को। हाड़ौती में मूर्ति शिल्प मंदिरों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पुरानी संपदा यहाँ पर इस हाड़ौती अंचल में देखने को मिलती है आज भी। अच्छा, तो यहाँ पे घड़ियाल अभयारण्य भी चंबल में है। कौन? घड़ियाल अभयारण्य। हाँ, घड़ियाल की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, ये तो अभी वर्तमान हालातों, वर्तमान दौर के अंदर ये घड़ियाल अभयारण्य की तरफ ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर, और इसको विकसित भी किया है सरकार ने घड़ियाल अभयारण्य को। बाकी पर्यटकों का अभी भी अभाव है। हाँ, पर्यटकों के हिसाब से यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए ना हाड़ौती में, वो अभी नहीं होती। नहीं, पर जो इतना संपदा समृद्ध है, समृद्धि यहाँ पे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी पर्यटन क्यों नहीं? ऐसा है, एक तो ट्रैवलिंग एजेंसी वालों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वो आते हैं, कुछ अपने गिने चुने स्थल उनके होते हैं पॉइंट, वो बुकलेट के हिसाब से चलते हैं। इसकी पकड़ लोकल लोगों को होती है, यहाँ के स्थानीय लेखकों को होती है, कलाकारों को होती है, उनकी मदद उनको लेनी चाहिए। बहुत कुछ है देखने के लिए हाड़ौती में। हमारे यहाँ अभी तक तो मैंने कई बार पर्यटन दिवस के अवसर पर आवाज़ उठाई कि यहाँ पर एक ऐसा मार्केट बनाया जाए जिसमें यहाँ की पुरानी हस्तशिल्पों की बिक्री के लिए रास्ता खोला जाए, यहाँ की कला को प्रोत्साहित किया जाए। पुरानी कला जो 300-400 साल पुरानी मध्यकाल की कालीन है, आज भी बहुत सारे कलाकार हैं उसके जो उस कला को अपनाए हुए हैं, कुछ लुप्त हो गई। तो कलाएं जो बाजार बननी कुछ चाहिए। ऐसी कलाओं के बारे में जानकारी है आपको जो लुप्त हो गई है? हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ पहले हैंड प्रिंट होता था और उसके केंद्र थे यहाँ खासतौर से मांगरोल, सीस वाली, कोटा, छिपा बड़ौद, यहाँ पर हैंड प्रिंट होती थी। छिपा बड़ौद में तो छिपा बड़ौद क्या, सीस वाली से आज से करीब 10-12 साल पहले मैंने जब इंटेक के मेले का निर्देशन किया था, हैंडीक्राफ्ट मेले का, तो मैं वहाँ से गजानंद जी छिपा को लेके आया था। वो डेथ हो चुकी उनकी, बहुत अच्छे कारीगर थे गजानंद छिपा। उन्होंने जो चादरें छापी ना, मेरे पास कम से कम 4 चादरें मैंने खरीदी हैं हाथ की। मेरे पास अभी भी हैं वो हैंड प्रिंट, और पक्का कलर उनका है, भट्टी में आप दे दो तो नहीं जाता रंग। अच्छा, इतना अच्छा छपाई का काम यहाँ होता है। किस टाइम पे होता था वो? ये रियासत काल में होता था। रियासत काल में। और उसके बाद तक होता रहा। देसी कपड़े के ऊपर छपाई, यहाँ शीट बिकती थी, शीट बोलते हैं देसी कपड़े के ऊपर जो प्रिंट होती है। हाँ। उसको तो अब वो उस व्यवसाय का क्या हुआ? अब वो व्यवसाय एक तरह से खत्म हो गया, और वो ये मशीन की प्रिंट वाली चादरें बेचते फिरते वो वाले कलाकार। बगरू की प्रिंट आती है जयपुर की आजकल, तो ये कला लुप्त हो गई। अभी भी पक्के कलर जयपुर में मिलते हैं। नवाब साहब की हवेली के नीचे दुकान है वहाँ। अच्छा। हाँ, जयपुर में, तो वहाँ से मंगाते थे वो गजानंद जी छिपा कलर वगैरह। और एक और बात बताऊँ, बगैर धुला लट्ठा होता है ना सूती, उसको कैसे साफ किया जाता था, ये इसको जान करके आपको बड़ी हंसी आएगी। गोबर, ये बकरी की जो बैंगनियाँ रहती हैं बकरी की, इनको घोल करके इनका घोल बनाया जाता था। अच्छा। और उसमें उसको थान को डाल दिया जाता था, और 1-2 घंटे बाद निकाल लिया जाता था, तो उसकी सारा पीलापन दूर हो जाता, तो बिल्कुल वाइट हो जाता था। बगैर धुला लट्ठा, बिल्कुल साफ, ऐसे। अच्छा। ये कलाकारी थी। ये तो बड़ी प्राचीन काल की कला बताइए आप। गजानंद जी छिपा ने हमारे मेले में दिखाया ये करिश्मा अपना। तो हाँ, दरबार ने भी देखा, महाराज ब्रजराज सिंह जी उस वक्त जीवित थे, इंजयराज सिंह जी ने देखा, तो वो भी ताज्जुब में पड़ गए कि ये बैंगनियों से मतलब लट्ठे को साफ कर लेते हैं उसके घोल से। हाँ। अच्छा। तो उसके अलावा और क्या काम होता था प्राचीन काल में? यहाँ होता था अपने यहाँ क्या कहते हैं उसको, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा, वो काम होता है ना जिसमें वो गिटाने बांधी जाती हैं। बंदेज का काम। हाँ, बंदेज का काम भी बड़े अच्छे बड़े पैमाने पर था यहाँ। उसमें यहाँ के जो रंगरेज थे वो ज़्यादा करते थे इस काम को, बंदेज वाले को। तो उसमें वो आकृतियाँ बनाते थे, शिकार पेंटिंग तक बनाया करते थे। अच्छा। वो कला लुप्त हो गई बंदेज की, अब बहुत कम है बंदेज की कला। यहाँ है तो सही है, भी छिपा बड़ो वहाँ मिल जाएगी सीस वाली के अंदर।
वहाँ कई घर हैं ऐसे। और बाकी दरी फर्श की यहाँ कला थी वो ख़त्म हो गई है। पहले दरियाँ बिछाने के लिए मेहमानों के लिए भी काम आती थी और रोज़ाना दैनिक उपयोग के लिए दरी जो होती थी सूती वो ठंडी रहती थी, गर्मी में लोग बाग उन पर सोया करते थे। तो इसके प्रमुख केंद्र थे मांगरोल, नैनवा, बूंदी जिले का, छिपा बड़ौद, ये यहाँ दरियाँ बनती थी। सांगोद आज भी बनाते हैं लेकिन बहुत कम। पहले नाज को इधर से उधर मंडी में बेचने जो किसान आते थे गाड़ियों में, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी दरी बनाई जाती थी जो गाड़ी में बिछा दी जाती थी, उससे गेहूं को ढक करके वो लाते थे। अब वो दोराड़ी बोलते थे उसको, दोराड़ी। हाँ, अब वो बनना बंद हो गई। नैनवा में इसके कलाकार हैं बहुत सारे, वहाँ फर्श भी बनाए जाते हैं, दरी भी बनती है। आज भी सांगोद में भी दरी बनाने वाले कलाकार मौजूद हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रसिद्ध चीज़ है कोटा डोरिया। तो कोटा डोरिया का विकास प्राचीन का कैसा है? कोटा डोरिया यहाँ सूती साड़ी तो मध्यकाल से ही बन रही है, 17वीं शताब्दी से। लेकिन ये जो इसमें जरी का और गोटे का, जरी का जो काम है और इसका रेशम का, ये मसूरिया साड़ी जो कहलाती है आज, ये वहाँ से सीख के आए 250 साल पहले। 18वीं शताब्दी में यहाँ से उत्तरार्ध में कुछ कलाकार कैथून से गए थे बुनकर, उनको वहाँ विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। वो जो वहाँ से आए तो उन्होंने इस कला को यहाँ पे शुरू किया। कोटा नहीं तो सूती साड़ी तो यहाँ शुरू से बनती थी। राव जगत सिंह जो कोटा राज्य के शासक हुए, उनके टाइम पर इसका एक उदाहरण मिलता है सूती साड़ी बनने का। और जो साधारण घरों की महिलाएं होती थी मध्यम वर्ग की, वो सूती साड़ी पहनती थी। जो बड़े घराने की होती थी वो बाहर से जो विदेशी साड़ी आती थी जरी के काम की, जरी कम उसमें गोटा रहता है तो उसको पहनती थी। वो महंगे वस्त्र वो पहना करते थे पहले अमीर लोग, गरीब लोग सूती साड़ी पहनते थे। तो गरीब लोग सूती पहनते थे, अब दौर बदल गया है, अब सूती कपड़े अमीर लोग पहनते हैं। आज भी सूती साड़ी की एक विशेषता है कि गर्मी में वो बहुत ठंडी रहती है और उसमें गर्मी का एहसास नहीं होता। आज भी बड़े बड़े घरानों की स्त्रियाँ सूती साड़ी, कोटा साड़ी बांधती हैं। कोटा साड़ी, हाँ, और ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय रूप में मतलब प्रसिद्ध हो चुकी है कोटा साड़ी। ये तो थी कोटा के उद्योग की बातें, पुराने काल से जब चले आ रहे थे, जिनकी वजह से कोटा का विकास हुआ। महाराव के टाइम पे, प्राचीन काल पे जो क्या व्यवस्था थी लोगों के रोज़गार की। फिलहाल हम फिरोज अहमद साहब ने ये बताया हमें पुराने रोज़गार के बारे में। अभी नए रोज़गार के बारे में चर्चा करेंगे हम कोटा पहुंचने के बाद। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चंबल नदी के इस तट पर, जहां भगवान केशवराय का मंदिर है। हम यहां से उठकर केशवराय पाटन मंदिर जाएंगे। हम वहां से चले थे, करीब 15 मिनट हमको नदी में लगे हैं। इस तट से उस तट पर आने में करीब 15 मिनट हमको लगे हैं। 15 मिनट से ये नाव चली आ रही थी। आप देख सकते हैं नाव को किस तरीके से चंबल की लहरों पर, चंबल की लहरें साफ साफ दिख रही है। चंबल की लहरों पर नाव चली आई थी, चंबल की उताल तरंगों पर। अब हम तट पर पहुँचे हैं भगवान केशवराय मंदिर में। करता हूँ और आपको आगे के अपडेट में लगातार दे रहे हैं हम आपको।